नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज आपके सामने स्क्रीन पर जो पेपर है वो यूपीएससी 2024 का पेपर है। और जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, इस पेपर से मिनिमम पाँच क्वेश्चन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूपीपीसीएस 2024 में आ सकते हैं। तो मैं आपके सामने इसमें 10 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा और एनालाइज करूंगा कि कैसे आपको इस पेपर को एनालाइज करना है, घर पर सॉल्व करना है, जिससे कि आप यूपीपीसीएस में जो भी क्वेश्चन आए अगर इससे, तो उसे सही कर सको और आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। ठीक है। अच्छा, इस सीरीज़ का उद्देश्य ये है, मतलब इस जो वीडियो का उद्देश्य बेसिकली ये है कि आपको एनालाइज कराना है। मैं इसमें आंसर नहीं बताऊंगा, क्या आंसर है इस क्वेश्चन का, क्या नहीं है, वो तो आप गूगल पे खुद जाके कर सकते हैं। ठीक है, चलो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 2024 का पेपर है ये। तो पहला क्वेश्चन देखिए, मैं इंग्लिश मीडियम में इसमें आपके सामने स्क्रीन पर पेश करूंगा और आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप पे पीडीएफ डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके हिंदी मीडियम वाले हिंदी में देख लें, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में देख लें। ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 क्वेश्चन है। आजकल ये बहुत ट्रेंड चल रहा है स्टेटमेंट के क्वेश्चन पूछने का। तो देखिए क्वेश्चन स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाई इनकमिंग सोलर रेडिएशन देन बाई टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो हीट किससे होता है, गर्म किससे होता है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन से, जो सन से इनकमिंग सोलर रेडिएशन आती हैं, रेदर देन टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन का मतलब अर्थ की सरफेस से जो रेडिएशन वापस जाती हैं उनको टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस बोलते हैं, और सन से जो किरणें आती हैं उनको इनकमिंग सोलर रेडिएशन बोलते हैं। तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से गर्म होता है, न कि इनकमिंग सोलर रेडिएशन से। तो इन्होंने यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है, तो इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। जब आपको पता लग गया कि पहला स्टेटमेंट गलत है तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली दूसरा सही होगा। क्यों? क्योंकि ऑप्शंस इस तरह से फ्रेम किए जाते हैं एग्जाम में कि आपको अगर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है और अगर आपको एक स्टेटमेंट पता लग गया कि वो गलत है, दूसरा ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। तो इसका बेसिकली आंसर क्या हो गया कि पहला गलत है तो दूसरा सही है, डी आंसर होना चाहिए इसका। ठीक है। लेकिन यहाँ मेरा उद्देश्य आपको आंसर बताने का नहीं है, आपको इन दोनों स्टेटमेंट से क्वेश्चन ड्राइव करना था। तो आपने क्या सीखा कि एटमॉस्फेयर किससे गर्म होता है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से। ठीक है। अभी मैं आपको आगे जाके डिटेल में बताऊंगा कैसे टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से एटमॉस्फेयर हमारा गर्म होता है। अब दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर greenhouse gases in the atmosphere are good absorber of the long wave radiations। तो ये स्टेटमेंट सही है। ये स्टेटमेंट ये कह रहा है कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो लॉन्ग वेव रेडिएशन को बहुत इजीली अब्जॉर्ब कर लेती हैं, और जब लॉन्ग वेव रेडिएशन को बहुत इजीली अब्जॉर्ब कर लेंगी तो इससे हमारा एटमॉस्फेयर गर्म होगा और ग्लोबल वार्मिंग होगी। ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है। अब समझते हैं कि कैसे हमारा अर्थ गर्म होता है। तो देखिए सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला समझना होगा कि एनर्जी इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। इसका मतलब क्या है, वेवलेंथ को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। इसका मतलब अगर आपकी लैम्डा ज़्यादा है, वेवलेंथ ज़्यादा है, तो एनर्जी कम होगी। इस फॉर्मूले से यही निकलता है ना कि अगर लैम्डा ज़्यादा है तो एनर्जी कम होगी, और अगर लैम्डा कम है तो एनर्जी ज़्यादा होगी। यह क्लियर है यहाँ तक? तो अब समझते हैं कि कैसे सन से इनकमिंग सोलर रेडिएशंस आती हैं। तो जो सन से इनकमिंग सोलर रेडिएशंस आती हैं वो शॉर्ट वेवलेंथ की होती हैं। शॉर्ट वेवलेंथ का मतलब आप क्या समझते हो कि वेवलेंथ कम है। वेवलेंथ कम है तो हमने क्या देखा कि एनर्जी ज़्यादा होगी। क्या? एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है। तो जब एनर्जी ज़्यादा होगी तो ये एटमॉस्फेयर में जो गैसेज हैं उनको पेनिट्रेट करते हुए कहाँ पे आ जाएंगी? अर्थ पे आ जाएंगी। तो आप अर्थ को देख पा रहे हैं, अर्थ पे आ गई। ठीक है। इनकमिंग सोलर रेडिएशंस अर्थ पे आ गई। अब अर्थ इनको रिफ्लेक्ट बैक करती है, तो जब वो रिफ्लेक्ट बैक करती है तो उसको क्या बोलते हैं हम? टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? पार्थिव विकिरण। तो ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस जब अर्थ की सरफेस से वापस जाती हैं तो ये लॉन्ग वेवलेंथ की हो जाती हैं। अभी तक शॉर्ट वेवलेंथ की आई थी, इसका मतलब हाई एनर्जी की हैं। सन से निकल के आ रही हैं तो हाई एनर्जी की रेज ही आती हैं। तो जब हाई एनर्जी की रेज है तो उनकी शॉर्ट वेवलेंथ है। जब अर्थ की सरफेस से वापस जा रही हैं तो उनकी क्या हो जाती है? लॉन्ग वेवलेंथ हो जाती है। तो लॉन्ग वेवलेंथ में आपने क्या समझा? मतलब ज़्यादा वेवलेंथ है तो एनर्जी कम होगी। इसका मतलब जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस हैं उनकी एनर्जी कम होगी। तो उनकी जब एनर्जी कम है तो एटमॉस्फेयर में जो भी गैसेज हैं, यहाँ पे एटमॉस्फेयर है, CO2 और अदर ग्रीन हाउस गैसेज हैं, ये क्या करती हैं? टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो जब एब्जॉर्ब कर लिया तो इसकी वजह से हमारा एटमॉस्फेयर गर्म हो जाता है। यहाँ तक क्लियर? आई रिपीट, इनकमिंग सोलर रेडिएशन से हमारा एटमॉस्फेयर गर्म नहीं होता। हमारा एटमॉस्फेयर किससे गर्म होता है?
टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से गर्म होता है, ठीक है। और जो इनकमिंग सोलर रेडिएशंस होती हैं वो शॉर्ट वेवलेंथ की होती हैं, और जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस वाली वेवलेंथ वो रेडिएशंस होती हैं वो लॉन्ग वेवलेंथ की होती हैं। तो आपको लॉन्ग वेवलेंथ, शॉर्ट वेवलेंथ, इनकमिंग सोलर रेडिएशंस, टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस, ये वर्ड याद रखनी है, ठीक है। अब आते हैं, देखिए इस क्वेश्चन को यूपी पीसीएस 2022 में पूछ चुका है। आप अगर यूपी पीसीएस का सेट बी का 2022 का पेपर देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 138 में क्वेश्चन पूछा गया था कि अर्थ एटमॉस्फेयर इज मेनली हीटेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग। तो मैंने अभी क्या बताया, अर्थ का एटमॉस्फेयर किसकी वजह से गर्म होता है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस की वजह से। तो टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस ये रहा। अब इसमें लिखा है लॉन्ग वेव, तो मैंने आपको क्या बताया, जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस होती हैं वो लॉन्ग वेवलेंथ की होती हैं। तो लॉन्ग वेव, क्या आंसर हो गया इसका, ए, ठीक है। वैसे मुझे आपसे पूछना चाहिए था क्या आंसर है, चलो मैंने बता दिया, कोई बात नहीं, फिर भी आप कमेंट करके अगला क्वेश्चन पूछूंगा उसको जरूर बताना। तो पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फियर एट द इक्वेटर इज मच ग्रेटर एज कंपेयर टू पोल्स। इसका मतलब क्या है कि जो ट्रोपोस्फियर पे एटमॉस्फेयर की इक्वेटर पे, सबसे पहले आप ये समझिए कि हमारी जो अर्थ का स्ट्रक्चर होता है, एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स होती हैं, तो सबसे नीचे कौन सी लेयर होती है, ट्रोपोस्फियर होती है, फिर स्ट्रेटोस्फियर होती है, स्ट्रेटोस्फियर में और कौन सी लेयर होती है, ओजोन लेयर होती है, ठीक है। उसके बाद ट्रोपोस्फियर हो गया, स्ट्रेटोस्फियर हो गया, मीजोस्फियर हो गया, थर्मोस्फियर हो गया, आइनोस्फियर हो गया, यही सीक्वेंस होता है ना। तो इस सीक्वेंस को आपने क्या देखा, ट्रोपो, स्ट्रेटो, मीजो, थर्मो, आइनो और एक्सोस्फियर, ये लेयर होती हैं। तो यहाँ पे आपको मैंने क्या बताया, स्ट्रेटोस्फियर में क्या होती है, ओजोन प्रेजेंट होती है, ठीक है। और आपको ये भी याद रखना है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि आइनोस्फियर जो होता है वो किस लेयर का पार्ट है, तो थर्मोस्फियर का पार्ट है। आपको याद रखना है आइनोस्फियर किसका पार्ट है, थर्मोस्फियर का पार्ट है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो ट्रोपोस्फियर है हमारी लेयर, ट्रोपोस्फियर में जो इक्वेटर है वो ज़्यादा हाइट तक होता है रेदर देन पोल्स पे। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए इक्वेटर पे क्या होता है, ज़्यादा बारिश पड़ती है, ज़्यादा सनलाइट पड़ती है, तो ज़्यादा बारिश भी है, ज़्यादा सनलाइट भी है, तो इसकी वजह से क्या होता है, इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो जब इवेपोरेशन होगा तो क्या होगा, वाटर वेपर ऊपर की तरफ उठेंगी। तो जित इक्वेटर पे ज़्यादा पानी है, ज़्यादा सूरज की किरणें पड़ रही हैं, तो और वाटर वेपर ऊपर उठ रही हैं और वो कन्वेक्शन करंट के थ्रू ऊपर उठती हैं, तो ज़्यादा एटमॉस्फेयर थिकनेस होता है ट्रोपोस्फियर पे, ठीक है। मतलब इक्वेटर पे और ट्रोपोस्फियर लेयर पे ज़्यादा थिकनेस होता है, क्लियर। अब बात करते हैं पोल्स पे कम होता है, क्योंकि पोल्स पे हमारी सनलाइट इतनी नहीं पड़ती है, तो इसलिए पहला स्टेटमेंट सही है। अब दूसरा स्टेटमेंट, कन्वेक्शन करंट के थ्रू वो वाटर वेपर ऊपर बढ़ रहा है, तो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर बढ़ रहा है, तो ये कह रहा है हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू द ग्रेटर हाइट बाय स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शन करंट। तो कन्वेक्शन करंट के थ्रू ऊपर की तरफ हमारा एटमॉस्फेयर ज़्यादा हो जाता है इक्वेटर पर। तो पहला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा भी सही है, और ये एक्सप्लेन भी कर रहा है, ठीक है। तो आपको इसमें क्या याद रखना है कि जो ट्रोपोस्फियर है, ट्रोपोस्फियर में जो इक्वेटर पे थिकनेस होती है वो ज़्यादा होती है रेदर देन पोल्स के। तो दो स्टेटमेंट यूपीपीसीएस बना देगा और आपसे पूछेगा कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है, तो ये दोनों अगर स्टेटमेंट आएंगे तो दोनों सही हैं, ठीक है। अगला करंट अफेयर, अगला यूपीएससी का देखते हैं क्वेश्चन कि वोल्केनिक इरप्शन जो होता है, वोल्केनिक इरप्शन से कौन कौन सी गैसेज निकलती हैं, तो पायरोक्लास्टिक डेब्रिस निकलता है, एसिड्स निकलती हैं, नाइट्रोजन और सल्फर के कंपाउंड निकलते हैं। तो आपको याद रखना है कि जब भी वोल्केनिक इरप्शन होता है तो पेंस निकलता है, क्या पेंस निकलता है, पायरोक्लास्टिक, एसिड्स, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लियर। अगले पे चलते हैं। तो देखिए इसमें कीवर्ड ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए इंपॉर्टेंट है कीवर्ड आइसोथर्म। आइसोथर्म का मतलब क्या होता है कि सेम टेम्परेचर की लाइन, थर्म मतलब टेम्परेचर और आइसो मतलब सेम, तो सेम टेम्परेचर की लाइन को क्या बोलते हैं, आइसोथर्म बोलते हैं, ठीक है। अगला गल्फ स्ट्रीम, देखिए गल्फ स्ट्रीम ये ओशन करंट की बात हो रही है इसमें, एक बार इसको इरेज कर देता हूं। देखिए यहाँ पे क्या बात हो रही है, गल्फ स्ट्रीम ओशन करंट। तो गल्फ स्ट्रीम हमारी वार्म ओशन करंट है, कैसी है, गल्फ स्ट्रीम हमारी वार्म ओशन करंट है, याद रखना, ठीक है। बस इसमें आपको आइसोथर्म और गल्फ स्ट्रीम के बारे में याद रखना था। अगला करंट अफेयर, 2 लार्जेस्ट कोका प्रोड्यूसर वर्ल्ड में कौन से हैं, सबसे ज़्यादा 2 लार्जेस्ट कोका प्रोड्यूसर कौन है, तो कोटो दी आइवरी और घाना। तो ये आपको याद रखने हैं, पूछा जा सकता है यूपीपीसीएस में, तो आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद आगे आते हैं, आपको गंगा की ट्रिब्यूटरी पूछी हुई है, वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करिए। तो आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, उससे आप कभी नहीं भूलोगे कि गोमती, मान लो गोमती एक कोई लड़की है और वो घाघरा पहनी हुई है, क्या घाघरा पहनी हुई है, लड़कियां घाघरा पहनती हैं, और घाघरा वो पहनी है वो गंदा है, किस टाइप का है, गंदा है,
ठीक है। तो गोमती का घाघरा गंदा है, ये वेस्ट टू ईस्ट अरेंजमेंट है। तो यही देख लीजिए, गोमती का घाघरा गंदा है, गंदा मतलब गंडक, ठीक है। तो पहले गोमती आएगा, फिर घाघरा आएगा, गंडक आएगा, फिर कोसी आएगा। तो इसका बी आंसर हो गया। अब इसमें देखो 2-3 चीज़ें और आपको बता देता हूँ जो आपको पता होनी चाहिए। देखो, गंगा की जितनी भी ट्रिब्यूटरी हैं, तो एक ही ट्रिब्यूटरी है जो प्लेन से निकलती है, ठीक है, उसका नाम है गोमती रिवर। और कहाँ से निकलती है? पीलभीती से निकलती है, यूपी के डिस्ट्रिक्ट पीलभीती से निकलती है, ठीक है। अब एक और चीज़ में याद रखिए, गंगा की लास्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है जो इधर वेस्ट बंगाल की तरफ गंगा से टच होती है? तो वो है महानंदा। तो मैंने आपको 2 एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी। गोमती इज द ओनली ट्रिब्यूटरी जो प्लेन से निकलती है, वो है पीलभीती डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, यूपी के, ठीक है। और एक ट्रिक बताई, गोमती का घाघरा गंदा है, ये आपको याद रखना है। अगला देखते हैं करंट अफेयर यूपी पीसीएस का, ठीक है। तो देखिए, नॉर्थ सी से किस किस की बाउंड्री टच होती हैं? तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो चलो आपके सामने मैप लेके आते हैं नॉर्थ सी का, जिससे आपको क्लियर हो। तो देखिए, ये नॉर्थ सी का मैप है, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि नॉर्वे टच हो रहा है, यूनाइटेड किंगडम टच हो रहा है, फ्रांस नहीं मानते हम, फ्रांस काफ़ी दूर है, ठीक है, फ्रांस को हटा देते हैं। जर्मनी टच हो रहा है, ठीक है, नीदरलैंड टच हो रहा है, डेनमार्क टच हो रहा है। तो ऑप्शन में हम देख लेते हैं क्या क्या है। नॉर्थ सी से क्या क्या टच हो रहा है? यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड, जर्मनी, एक बार बड़ा कर देता हूँ मैं, यूनाइटेड किंगडम, नॉर्वे, डेनमार्क, नीदरलैंड और जर्मनी, ठीक है, ये टच हो रहे हैं। तो अब देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन में दिया हुआ था। तो देखिए, फिनलैंड ऑप्शन में दिया है, जर्मनी दिया है, नॉर्वे दिया है, रसिया दिया है। तो फिनलैंड हमने नहीं देखा, नहीं टच हो रहा है, ठीक है, रसिया टच नहीं हो रहा है, नॉर्वे और जर्मनी टच हो रहे हैं। तो ये आंसर हो गया ओनली 2। तो नॉर्थ सी से कौन कौन से टच होते हैं एक बार आप फिर देख लीजिए, ठीक है। नॉर्थ सी से यूनाइटेड किंगडम, डेनमार्क, नॉर्वे, जर्मनी, ये रहा, ठीक है, जर्मनी यहाँ से ओपन होता है, क्लियर। अब देखिए, इसके अलावा एक और चीज़ आपको याद रखनी है, नॉर्थ सी और इंग्लिश चैनल को एक स्ट्रेट कनेक्ट करती है, उसका नाम है स्ट्रेट ऑफ डोवर। क्या? स्ट्रेट ऑफ डोवर। अब एक स्ट्रेट और न्यूज़ में रहती है, डेविस स्ट्रेट। क्या? डेविस स्ट्रेट। तो डेविस स्ट्रेट कहाँ पर है और किन किन आइलैंड को अलग, किन किन कंट्री को या आइलैंड को अलग करती है, ये आपको कमेंट करके बताना है। देखिए, कमेंट करके ज़रूर बताना, जिससे कि मुझे लगे कि आप लोग सुन रहे हो ध्यान से, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ देखिए, यही मैप है सेम, ठीक है। इसमें ना देखो, ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, और कैनी आइलैंड। और कैनी आइलैंड अभी बहुत न्यूज़ में है। क्यों? अब देखिए, न्यूज़ में क्यों है, इसने ये कहा है कि हम यूके का आइलैंड है, हम यूके से अलग होना चाहते हैं। तो एग्जाम में अगर पूछ लेगा कि और कैनी आइलैंड कहाँ पे है, तो आपको पता होना चाहिए यूनाइटेड किंगडम का पार्ट है और ये अलग होना चाहता है, ठीक है। एक बार ब्रेग्जिट पूछा हुआ था कि ब्रिटेन जब यूरोपियन यूनियन से अलग हुआ था, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे आपको याद रखना है, कुछ भी करंट अफेयर में पढ़ो तो उसको एक बार लिंक कर लो। अच्छा, यूनाइटेड किंगडम से रिलेटेड है तो और इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अगले करंट अफेयर, अगले यूपीएससी के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बार बार करंट अफेयर निकल रहा है क्योंकि घटना सार की सीरीज चल रही है ना। अगला देखते हैं। देखिए, ये पूछा हुआ है कि हमें धुआंधार वाटरफॉल दिया है, रीजन दिया है, रिवर दिया है। तो धुआंधार फॉल क्या मालवा रीजन से गुजरता है और नर्मदा रिवर का पार्ट है? तो हाँ, नर्मदा रिवर पे धुआंधार फॉल है, ये बात सही है, बट मालवा रीजन से नहीं गुजरता है। अभी मैं आपको मैप में भी दिखा दूंगा, पहले एक बार बात कर लेते हैं सब पे। अब बात करते हैं हुंड्रू वाटरफॉल। हुंड्रू वाटरफॉल हाँ, सुवर्णरेखा रिवर पे है और छोटा नागपुर रीजन से गुजरता है, ठीक है। और एक और चीज़ ध्यान रखना कि सुवर्णरेखा जो रिवर है वो रांची प्लेटू से ओरिजिन होती है। कहाँ से? रांची प्लेटू से ओरिजिन होता है इसका, ठीक है। इसके बाद आते हैं गैरसोपा फॉल। गैरसोपा फॉल को जॉग फॉल भी बोलते हैं और महात्मा गांधी वाटरफॉल भी बोलते हैं, ठीक है। ये वेस्टर्न घाट में है बट नेत्रावती रिवर पे नहीं है। किस पे? सारावती रिवर पे, शारावती रिवर पे। और सारावती रिवर आपकी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। ये भी कई बार पूछ लेता है कि कौन सी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, कौन सी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। तो आपको ये तो पता है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर सबको पता रहता है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है। तो वेस्ट फ्लोइंग कम लोगों को याद रहता है। वेस्ट फ्लोइंग मतलब जो अरेबियन सी में गिरती हैं, ईस्ट फ्लोइंग मतलब जो आपकी बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, ठीक है। तो गैरसोपा फॉल किस पे? शारावती रिवर पे। अब मैं आपको इसका मैप दिखा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले हुंड्रू फॉल ये रहा, ठीक है। यहीं पे छोटा नागपुर प्लेटू है, तो उसके बारे में तो देखो, छोटा नागपुर प्लेटू को एक बार समझ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, मैंने आपके लिए अलग से बनाया हुआ है। ये देखिए, छोटा नागपुर प्लेटू मान लो ये है, छोटा नागपुर प्लेटू इसी जगह के आसपास है, ठीक है ना। तो इसके ऊपर 2 हिल हैं, एक हजारीबाग प्लेटू है, एक राजमहल हिल है। क्या? छोटा नागपुर प्लेटू के ऊपर हजारीबाग प्लेटू है और राजमहल हिल है, ठीक है। और इसके नीचे एक तरफ गरजाट हिल है और एक तरफ क्या है? रांची प्लेटू है। एक तरफ क्या है? रांची प्लेटू है, ठीक है। आई रिपीट, छोटा नागपुर प्लेटू के 2 ऊपर एक हजारीबाग प्लेटू है और एक राजमहल प्लेटू है।
और छोटा नागपुर प्लेटू के नीचे क्या है, गरजाट हिल है और रांची प्लेटू है, ठीक है। और छोटा नागपुर प्लेटू से कौन सी रिवर निकलती है, दामोदर रिवर इधर निकल जाती है, और इसके नीचे से छोटा नागपुर प्लेटू से के नीचे से महानदी रिवर निकलती है। तो आपके दिमाग में अगर ये फीड हो गया ना, तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है, मान लो कुछ भी कि राजमहल हिल्स कहाँ पे है, छोटा नागपुर के नॉर्थ में है, साउथ में है, या रांची प्लेटू कहाँ पे, तो आपके दिमाग में फीड हो जाएगा। इसे अपने नोट्स में एक बार जरूर बना लेना, ठीक है। हुंड्रू फॉल हमने देख लिया, फिर हमने अभी कौन सी नेत्रावती रिवर, नेत्रावती रिवर वेस्ट फ्लोइंग है, ये पता रखना है, लेकिन सारावती रिवर पे जॉग फॉल है, नेत्रावती रिवर पे नहीं है, ठीक है। और ये कर्नाटक की रिवर है, किसकी, कर्नाटक की रिवर में, क्लियर। और इसके अलावा माउंट्री और ज्वारी गोवा की रिवर है, ये भी वेस्ट फ्लोइंग है। ये केरल की रिवर है, भरतपूजा, पेरियार और पंबा, ये भी हमारी वेस्ट फ्लोइंग है। वेस्ट फ्लोइंग मतलब अरेबियन सी में गिरती हैं, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं प्लेटू। आपने देखा नर्मदा का ऊपर क्वेश्चन में क्या था, नर्मदा मालवा प्लेटू से, तो नर्मदा यहाँ से कहीं से निकलती है, मालवा प्लेटू उसके नॉर्थ में रह जाता है। जैसे देखिए नर्मदा हमारी ये निकल रही है और मालवा प्लेटू ऊपर नॉर्थ में है, तो मालवा प्लेटू से नहीं गुजरती है, तो इसलिए वो स्टेटमेंट गलत हो गया था, ठीक है, क्लियर। तो आपको मैप में दिख रहा होगा, एक बार जूम कर देता हूँ, देखिए ये रहा नर्मदा और यहाँ पे ये प्लेटू हैं। तो ये इतने सारे प्लेटू हैं, जैसे बुंदेलखंड प्लेटू यहाँ पे है, बागेलखंड प्लेटू यहाँ पे है, मारवाड़ प्लेटू यहाँ है, डेक्कन यहाँ है, दंतकर्णिया यहाँ है, छोटा नागपुर मैंने अभी आपको बताया ही था, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अच्छा, इसका एक क्वेश्चन और लास्ट है, उसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर आज की वीडियो को एंड करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, सेंट्रल एशिया में देखो रीजन लिखा है, माउंटेन रेंज लिखी है और टाइप ऑफ माउंटेन लिखा हुआ है। तो सेंट्रल एशिया में कौन सा माउंटेन है, वोस्गैस माउंटेन है, ये बात सही है, सेंट्रल एशिया में वोस्गैस माउंटेन है, बट ये ब्लॉक माउंटेन है, फोल्ड माउंटेन नहीं है, ठीक है। और यूरोप में एल्प्स माउंटेन है, वो फोल्ड माउंटेन है, तो ये गलत करके क्रॉस करके लिखा हुआ है, तो हमें याद रखना है। तो दोनों स्टेटमेंट ये गलत हो गए, ठीक है। तो सेंट्रल एशिया में वोस्गैस है और ब्लॉक माउंटेन है, पूछ लेगा यूपीपी से, सेंट्रल एशिया में जो वोस्गैस माउंटेन है वो किस टाइप का माउंटेन है, रेसिडुअल माउंटेन है, फोल्ड माउंटेन है, ब्लॉक माउंटेन है, तो आपको पता होना चाहिए ब्लॉक माउंटेन है, ठीक है। और एक और चीज़ ब्लॉक माउंटेन में याद रखिए, ब्लॉक माउंटेन जैसे ये ऐसे बनते हैं, ठीक है। ये मान लो कोई माउंटेन है, तो ऐसे ऐसे ये कोई एक प्लेट है, ठीक है, और ऐसे करके दोनों तरफ फोर्स लग रहा है, तो क्या होगा, ये माउंटेन लग हो जाएगा, एक पट्टी नीचे गिर जाएगी और ये ऐसे बन जाएगा। तो इसमें क्या फीचर्स बनते हैं, हॉर्स्ट और ग्रेबन, ये वर्ड याद रखने हैं कि हॉर्स्ट और ग्रेबन किस माउंटेन के फीचर हैं, तो ब्लॉक माउंटेन के, ठीक है। ऐसे करके ब्लॉक माउंटेन बनता है, तो हॉर्स्ट और ग्रेबन वर्ड आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया इसलिए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका का एप्लांचे माउंटेन, सही बात है, नॉर्थ अमेरिका में एप्लांचे माउंटेन और फोल्ड माउंटेन टाइप का है, ये याद रखना है किस टाइप के, फोल्ड माउंटेन टाइप के। साउथ अमेरिका में एंडीज है, वो भी फोल्ड माउंटेन टाइप का है, ठीक है। और रॉकीज का है, ये आपको कमेंट करके बताना है, देखिए कमेंट करके जरूर बताना, तो मुझे लगेगा कि आपने आप पूरी वीडियो सुनी है। तो एंडीज तो साउथ अमेरिका में हो गया, रॉकीज कहाँ पे है, ठीक है, क्लियर। तो इसके दो स्टेटमेंट सही हो गए, ओनली 2 करेक्ट है। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही रखते हैं। इस वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, पूरी सुनिएगा, और आपको अगर एनालाइज करने में प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट करके बताना, मैं बाकी के क्वेश्चन भी आपके लिए एनालाइज कर दूंगा, क्योंकि हाई प्रोबेबिलिटी है कि इससे 5 क्वेश्चन आने के चांसेज हैं यूपी पीसीएस में, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ठीक है। थैंक यू सो मच, खुश रहिए, पढ़ते रहिए।